बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में सबसे पहले पॉइंट नंबर दिया हुआ है 446। अ पेशेंट हैज एक्सीडेंट फ्रैक्चर्ड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व नर्व इज एक्सिलरी नर्व। जब आपकी सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। एंटीरियर फ्रंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट मोस्ट कॉमन टाइप। शोल्डर जॉइंट की सबसे ज़्यादा जो डिसलोकेशन होती है वो एंटीरियर या फ्रंट डिसलोकेशन होती है। Nerve injured, axillary nerve can occur in both anterior as well as inferior, but more common in inferior dislocation. एक्सिलरी नर्व आपकी एंटीरियर डिसलोकेशन के अंदर भी डैमेज हो जाती है और इन्फीरियर डिसलोकेशन के अंदर भी डैमेज होती है, लेकिन मोर कॉमन जो होती है वो इन्फीरियर डिसलोकेशन के अंदर डैमेज होती है। वेसल्स डैमेज, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, मोर कॉमन इन एंटीरियर डिसलोकेशन, इट्स अ ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जब आपकी जब एंटीरियर डिसलोकेशन होती है तो आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आपकी वेसल डैमेज होती है। जो ज़्यादातर जो डैमेज होती है ना वो एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है आपकी एंटीरियर और इन्फीरियर दोनों डिसलोकेशंस के अंदर, लेकिन इन्फीरियर डिसलोकेशन के अंदर आपकी एक्सिलरी नर्व ज़्यादा डैमेज होती है और वेसल जो आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है वो आपकी एंटीरियर डिसलोकेशन के अंदर ज़्यादा डैमेज होती है। ठीक है, जो नर्व है वो इन्फीरियर डिसलोकेशन के अंदर ज़्यादा डैमेज हो रही है और जो आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो एंटीरियर डिसलोकेशन के अंदर ज़्यादा डैमेज होती है। और जो मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन है शोल्डर जॉइंट की वो भी एंटीरियर डिसलोकेशन ही होती है। और जब आपकी सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है। अब एमसीक्यूज दिए हैं। एक्सिलरी नर्व मोस्ट कॉमनली डैमेज इन शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन। एक्सिलरी नर्व जब भी आपकी शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन होगी तो जो मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज होती है दैट इज एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व मोस्ट कॉमनली आपकी शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन में डैमेज होती है। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द ह्यूमरस, नर्व लाइकली टू बी इंजर्ड इज एक्सिलरी नर्व। जब आपकी ह्यूमरस की नेक का फ्रैक्चर होता है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है। After the surgical neck of the humerus fracture, there is a loss of abduction and the proximal upper arm lateral sensation. Lesion in axillary nerve. सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद आपकी एबडक्शन लॉस हो गई और जो प्रॉक्सिमल अपर आर्म की जो लेटरल साइड है, ठीक है, प्रॉक्सिमल अपर आर्म की जो लेटरल साइड है वहां पे आपकी सेंसेशन भी लॉस हो गई है, तो जो नर्व डैमेज होगी दैट इज एक्सिलरी नर्व। सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जिसमें आपकी एबडक्शन भी ना हो आर्म की और जो आपकी आर्म की जो प्रॉक्सिमल लैटरल अपर आर्म की जो लैटरल साइड है वहां पे आपकी सेंसेशन भी लॉस हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई है। विथ फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू अकर, लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लैटरल क्यूटेनियस आर्म। जब आपकी ह्यूमरस की शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है तो आपकी जो लैटरल सेंसेशंस होती हैं लैटरल क्यूटेनियस आर्म की, जो लैटरल क्यूटेनियस जो है सेंसेशन आपकी वो लॉस हो जाती हैं आपके शाफ्ट के डैमेज हो जाने की वजह से। शाफ्ट के फ्रैक्चर हो जाने की वजह से आपकी जो लॉस ऑफ सेंसेशन होती है लैटरल आर्म के अंदर। अ बॉय फेल फ्रॉम अ बाइक, लैंडेड ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, बाइक से गिरा है और शोल्डर की तरफ गिरा है। ही हैड हिज आर्म हैंगिंग बाय द साइड, उसकी बाजू जो है वो लटकी हुई है साइड पे। एंड द लॉस ऑफ इनोवेशन इन द लैटरल फोर आर्म, और लैटरल फोर आर्म पे उसकी जो लॉस ऑफ सेंसेशन है वो लॉस हो गई है। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई है उसकी लैटरल फोर आर्म पे। विच नर्व इज लाइकली टू बी डैमेज, नर्व रूट क्या होगा, C56 नर्व रूट होगा। और नर्व रूट C56 होता है जब एक बंदा जो कि बाइक से गिरा है उसके शोल्डर के बल वो गिरा था और उसके बाद उसकी जो लैटरल साइड ऑफ द फोर आर्म थी वहां पे सेंसेशन लॉस होगी, तो जो नर्व रूट इन्वॉल्व होगी वो C56 इन्वॉल्व होगी। विच नर्व इन्वॉल्व इन द फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, जब आपकी ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो 3 नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इन्वॉल्व होती है। मोस्ट कॉमन इंजर्ड इन फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, जब आपका मीडियल एपिकोंडाइल का डैमेज होता है ह्यूमरस का तो आपकी अल्नर नर्व डैमेज होती है। फ्रैक्चर टू द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, मोस्ट लाइकली आर्टरी डैमेजेस, जब आपकी सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का डैमेज होता है जो आर्टरी डैमेज होती है दैट इज पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्जिकल नेक की जब फ्रैक्चर होगा तो जो नर्व डैमेज होगी वो एक्सिलरी नर्व और जो आर्टरी डैमेज होगी दैट इज पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर आपकी जो ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज होती हैं वो एक्सिलरी आर्टरी की ही ब्रांचेज होती हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज है। और जब आपकी ह्यूमरस का सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होगा तो आपकी पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपकी डैमेज हो जाती है। उसके बाद जो फ्रैक्चर ऑफ द हेमेट कैन डैमेज अल्नर नर्व, हेमेट के डैमेज से भी आपको अल्नर नर्व का डैमेज हो जाता है। जब आपकी फ्रैक्चर हेमेट का फ्रैक्चर होता है तो आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपकी ह्यूमरस की मिड शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो आपकी रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी डैमेज हो जाती है। ह्यूमरस के शाफ्ट के फ्रैक्चर से रेडियल नर्व डैमेज होती है और प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी डैमेज होती है। आर्टरी प्रोफंडा ब्रेकियाई है और रेडियल नर्व मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के फ्रैक्चर से डैमेज होती है। अगर तो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है, साथ आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस पे आपकी अल्नर नर्व डैमेज होती है। हुक ऑफ हैमेट जब आपका फ्रैक्चर होता है तो आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। जब आउट स्ट्रेच हैंड के ऊपर गिरते हो तो आपका हुक ऑफ हैमेट जो होता है उसका फ्रैक्चर हो जाता है और आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। नेक ऑफ द फीमर पे आपकी नेक ऑफ फीमर के ऊपर आपकी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द फीमर हो जाती है। ठीक है, ए वैस्कुलर नेक्रोसिस जो होती है हेड ऑफ द फीमर की, उसके अंदर आपकी जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी के डैमेज होता है नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर में। जब फीमर की नेक फ्रैक्चर हो जाती है तो आपका मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी आपकी डैमेज होगी और आपको ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड हो जाता है। नेक ऑफ फिबुला के डैमेज से आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होती है। कॉमन पेरोनियल नर्व नेक ऑफ फिबुला से डैमेज होती है। ऑल्सो रिमेंबर द फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला रिजल्ट इन डैमेज टू एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी का डैमेज होता है जब आपकी नेक ऑफ द फिबुला का फ्रैक्चर होगा, और नेक ऑफ द फिबुला के फ्रैक्चर से आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व भी डैमेज आती है। और जब आपकी नेक ऑफ द फीमर का डैमेज होता है तो आपकी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी डैमेज हो जाती है और आपको साथ इसमें ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड हो जाती है, हेड ऑफ द फीमर हो जाती है। फॉल asleep with the arm overhang by the side, रेडियल नर्व पैल्सी। जब आपकी आर्म बाजू चेयर के ऊपर लटक रही है और बंदा सो गया है तो क्या हो जाएगी, रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है। अटेम्प्ट टू कट द रिस्ट डीप एंड बिलो फ्लेक्सर रेटिकुलम, मीडियल नर्व डैमेज होगी। जब आप रिस्ट को कट करते हो डीप एंड बिलो द फ्लेक्सर रेटिकुलम आपकी मीडियल नर्व डैमेज हो सकती है। अटेम्प्ट टू कट द रिस्ट स्ट्रक्चर्स डैमेज सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिकुलम। ठीक है, अगर तो फ्लेक्सर रेटिकुलम से जो नीचे है वो मीडियल नर्व है और फ्लेक्सर रेटिकुलम से जो ऊपर होती है वो अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी होती है। अगर आपने रिस्ट कटी है और वो फ्लेक्सर रेटिकुलम से नीचे तक चली गई है तो आपकी मीडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रिस्ट कटी है लेकिन वो फ्लेक्सर रेटिकुलम से अबव है तो आपकी अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व डैमेज होती है। उसके बाद अब पेशेंट केम विद अ फुट ड्रॉप। अब एक पेशेंट आया है फुट ड्रॉप के साथ। lateral popliteal nerve is damaged and the most common site of fracture is neck of fibula। फुट ड्रॉप के साथ आएगा उसकी लैटरल पोप्लीटियल नर्व डैमेज हो गई है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नेक ऑफ फिबुला के ऊपर आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है तो उसको फुट ड्रॉप डेवलप हो जाएगा। नेक ऑफ फिबुला के फ्रैक्चर से लैटरल पेरोनियल नर्व डैमेज हुई और फुट ड्रॉप डेवलप हो गया। मैन गॉट गन इंजरी लैटरल साइड ऑफ द अपर लेग, ही इज अनेबल टू डॉर्सीफ्लेक्स बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला। आपका फुट जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स नहीं होगा, फुट ड्रॉप कर जाता है जब आपकी नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर होगा, जिसमें आपके जो लेटरल साइड ऑफ द अपर लेग होती है उसके ऊपर गन शॉट इंजरी हुई है। हार्ड ब्लो टू द लेटरल साइड ऑफ द नी। ठीक है, नी की लेटरल साइड पे एक हार्ड ब्लो लगी है इन द नेक ऑफ द फिबुला फ्रैक्चर। ठीक है, फिबुला की नेक आपकी फ्रैक्चर होगी, आर्टरी डैमेज्ड, एंटीरियर टिबियल आर्टरी आपकी डैमेज हो जाएगी। हार्ड ब्लो टू द लेटरल साइड ऑफ द नी। ठीक है, नी की लेटरल साइड पे हार्ड ब्लो लगी है, जोर से चोट लगी है और उसकी जो नेक ऑफ फिबुला थी वो फ्रैक्चर हो गई है, तो जो आर्टरी डैमेज होगी दैट इज एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी डैमेज होती है जब आपकी नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर होता है, और साथ कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है जब आपकी एंटीरियर नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर होता है, और नेक ऑफ फिबुला के फ्रैक्चर की वजह से फुट ड्रॉप हो जाता है। Remember, if asked which nerve is damaged, then tell the common peroneal nerve आपकी डैमेज हो गई है। Complication of the fracture of neck of femur is avascular necrosis। जब आपकी फीमर का नेक फ्रैक्चर हो जाता है, जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है उसमें आपको avascular necrosis of the head of the femur हो जाती है। In elderly female, fracture of the neck of the femur occurred, which is the common delayed complication। Common delayed complication में avascular necrosis of the head of the femur हो जाएगी। Shaft of the humerus fracture, the nerve likely to be injured are radial nerve and axillary nerve। जब आपकी shaft of the humerus का fracture होगा तो आपकी axillary और radial nerve दोनों डैमेज हो जाएंगी। मिड शाफ्ट के ऊपर आपकी radial nerve और प्रोफंडाई ब्रेकिया आर्टरी डैमेज हो रही थी। फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट, आर्टरी जो इंजर्ड होगी वो आपकी प्रोफंडाई ब्रेकिया होती है जब आपकी ह्यूमरस की शाफ्ट फ्रैक्चर होती है। पेक्टोरालिस माइनर डैमेज ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस के डैमेज की वजह से आपका जो पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है वो डैमेज हो जाता है कोराकोइड प्रोसेस के फ्रैक्चर की वजह से। उसके बाद एक 22 ईयर ओल्ड वुमन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन शोज द फ्रैक्चर ऑफ द हुक ऑफ हैमेट। हुक ऑफ हैमेट के हमने पढ़ा था कि जब आपको फ्रैक्चर होता है तो आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगी जब आपका हुक ऑफ हैमेट का फ्रैक्चर होगा।
उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ दैट इज एक्सरे ऑफ एल्बो ऑफ 12-year-old गर्ल। 12 साल की बच्ची का आपने एक्सरे कराया है एल्बो का, एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर विल अपीयर लास्ट ऑन एक्सरे इज लैटरल एपिकोंडाइल। 12-year-old बच्ची है, आपने उसके एल्बो का एक्सरे कराया है, जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है वो लास्ट जो एक्सरे के ऊपर आता है वो लैटरल एपिकोंडाइल का। लैटरल एपिकोंडाइल का जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है वो लास्ट टू अपीयर होता है। द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, द ऑर्डर ऑफ 1 and T, I and T are the most important to remember. The trochlear ossification centers should not appear before the internal middle epicondyle ossification center. If you can't see a trochlea but no internal epicondyle, then you need to look very hard for the avulsed ossification center. Okay, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस बताई हुई है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ट्रॉक्लिया का जो ऑसिफिकेशन सेंटर होता है ना वो आपके इंटरनल या मिडल एपिकोडाइल ऑसिफिकेशन सेंटर से पहले अपेयर नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको ट्रॉक्लिया नजर आ रहा है और आपको इंटरनल या मिडिल एपिकोडाइल नजर नहीं आ रहा है तो फिर आपने ये देखना है कि उसको एवर्स्ड तो उसका ऑसिफिकेशन सेंटर नहीं है, क्योंकि आपका जो मिडिल एपिकोडाइल का ऑसिफिकेशन सेंटर होता है वो पहले आता है और जो ट्रॉक्लिया ऑसिफिकेशन सेंटर है वो बाद में आता है। अगर किसी का ट्रॉक्लिया नजर आ रहा है और मिडिल नहीं नजर आ रहा है तो फिर आपने ये चेक करना है कि उसको एवर्स्ड ऑसिफिकेशन सेंटर तो नहीं है। अभी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस बताई हुई है। एज एस्टिमेशन, 1 year ऑफ एज के ऊपर आपका कैपिटुलम बनता है, 3 years ऑफ एज के ऊपर रेडियल हेड। 1 साल की उम्र में आपका कैपिटुलम, 3 साल की उम्र में आपका रेडियल हेड, और 5 years ऑफ की एज के ऊपर आपका मिडिल एपिकोंडाइल या इंटरनल एपिकोंडाइल, और 7 years की एज के ऊपर आपका ट्रॉक्लिया, 9 years के ऊपर आपका ओलेक्यूनॉन प्रोसेस, और 11 years पे आपका लैटरल एपिकोंडाइल ऑसिफाई करता है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होते हैं वो सबसे एंड पे आपके लैटरल एपिकोंडाइल के अंदर पेयर होते हैं एट द एज ऑफ 11, और सबसे पहले आपके कैपिटुलम के अंदर आते हैं एल्बम, फिर आपके रेडियल हेड पे आएंगे। कैपिटुलम पे 1 year ऑफ एज पे, रेडियल हेड पे 3 years ऑफ एज पे, मिडिल एपिकोंडाइल 5 साल की उम्र में, ट्रॉक्लिया 7 साल की उम्र में, और जो आपका ओलेक्यूनॉन प्रोसेस है उसमें 9 साल की उम्र में, और लैटरल एपिकोंडाइल पे 11 years ऑफ एज पे। नॉट सप्लाइड बाय मीडियन नर्व इज एडक्टर पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस को मीडियन नर्व सप्लाई नहीं करती है। एडक्टर पॉलिसिस को मीडियन नर्व सप्लाई नहीं करती है। मीडियन नर्व की सप्लाई का न्यूमोनिक है लॉफ। लम्ब्राइकल्स मसल, फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल को, ओपेनेंस पॉलिसिस को, और एबडक्टर एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को। ठीक है, एडक्टर पॉलिसिस को मीडियन नर्व सप्लाई नहीं करती है। एडक्टर पॉलिसिस को मीडियन नर्व सप्लाई नहीं करती है। मीडियन नर्व आपके लॉफ मसल्स को सप्लाई करती है। लॉफ में एल से आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स, ओ से आपका ओपेनेंस पॉलिसिस, ए से आपका एबडक्टर, और एफ से आ जाएगा आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपेनेंस पॉलिसिस एंड लम्ब्राइकल मसल में फर्स्ट एंड सेकंड को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अब इसकी जो क्यूटेनियस सप्लाई होती है वो पामर रिस्पेक्ट में लैटरल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है, और डिस्टल हाफ ऑफ 1 और डॉर्सल एस्पेक्ट पे आपकी जो डिस्टल हाफ फिंगर्स होती हैं उनको ईच फिंगर्स एज वेल। ठीक है, पामर रिस्पेक्ट ऑफ द लैटरल 3.5 फिंगर्स एंड डिस्टल हाफ ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ईच फिंगर्स। ठीक है, पामर साइड से आपके 3.5 को, और डॉर्सल साइड से आपकी 1/2 होती है, कि हाफ जो मीडियन नर्व सप्लाई करती है, हाफ आपकी बाकी नर्व सप्लाई करेगी। ऑल्सो रिमेंबर दैट कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। मीडियन नर्व डिफेक्ट में क्या होगा, रिमेंबर थिनार वेस्टिंग एंड लॉस ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द थंब। ठीक है, जो आपकी थंब की ऑपोजिशन होती है वो लॉस हो जाती है, और आपके थिनार मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है मीडियन नर्व के डैमेज की वजह से। थिनार मसल्स की वेस्टिंग होगी, आपकी ऑपोजिशन लॉस हो जाती है। मीडियन नर्व आपके लॉफ मसल्स को सप्लाई करती है, लम्ब्राइकल्स फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स, ओ से आपका ओपोनेंस पॉलिसिस, ए से आ जाता है एबडक्टर ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। पामर रिस्पेक्ट पे 3.5 को और डॉर्सल रिस्पेक्ट पे 1/2 फिंगर्स को ये कुटेनियस सप्लाई प्रोवाइड करती है। उसके बाद आती है अर्नल नर्व। जो अर्नल नर्व होती है वो 3rd and 4th लम्ब्राइकल्स को और सारे इंट्रोशियस मसल्स को सप्लाई करती है। 3rd and 4th लम्ब्राइकल्स को अर्नल नर्व सप्लाई करती है, सारे इंट्रोशियस को सप्लाई करती है, और जो एबडक्टर पॉलिसिस है उसको अर्नल नर्व सप्लाई करती है। अब जो अर्नल नर्व होती है ना वो आपके 3rd और 4th इंट्रोशिया को सप्लाई करती है और आपके एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई करती है। जो शॉर्ट मसल ऑफ द लिटिल फिंगर है, शॉर्ट मसल ऑफ द लिटिल फिंगर, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ऑप्टेनेंस डिजिटी मिनिमी, इन सबको भी आपके लिटिल फिंगर के जो शॉर्ट मसल्स होते हैं जिसमें आपका एबडक्टर डिजिटी मिनिमी आता है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी आता है, और आपका ऑप्टेनेंस डिजिटी मिनिमी आता है, इसको अर्नल नर्व सप्लाई करती है। सप्लाइज द स्किन ओवर द मीडियल साइड ऑफ द बैक ऑफ द हैंड। ठीक है, बैक ऑफ द हैंड से हमने पढ़ा था कि जो हाफ थी वो मीडियन नर्व सप्लाई करी थी, और जो आपकी मीडियल साइड की जो डॉर्सम ऑफ द हैंड की हाफ होती है वो अर्नल नर्व सप्लाई करती है।
मीडियन 1.5 फिंगर्स ओवर द प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, ठीक है, और मीडियल 1.5 फिंगर्स ओवर द प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, और आपकी जो पामर साइड होती है वहाँ पे 1.5 मीडियल फिंगर्स को और ओवर द प्रॉक्सिमल फिलेंजेस जो है ना वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। डॉर्सम के ऊपर आपकी मीडियल साइड ऑफ द बैक ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है, और पामर साइड के ऊपर आपकी ये 1.5 फिंगर को सप्लाई करती है, मीडियल 1.5 फिंगर को सप्लाई करती है। साथ जो आपकी जो लिटिल फिंगर होती है उसका जो एबडक्टर डिजिटी मिनिमी होता है, जो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी है और जो ओपनस डिजिटी मिनिमी है, इन सब को आपके जो है वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है। अल्नर नर्व आपके एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई करती है। हमें पढ़ा था कि सब नर्व्स को मीडियन नर्व आपके एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई नहीं करती है, क्योंकि एडक्टर पॉलिसिस को आपकी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। और थर्ड एंड फोर्थ इंट्रोशिया को आपकी जो है वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स को और सारे के सारे इंट्रोशिया को आपकी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेडियल नर्व। अब जो रेडियल नर्व होती है ना, अब एक पेशेंट है, ठीक है, इज अनेबल टू एक्सटेंड द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, एबडक्ट एंड एक्सटेंड हिज थंब, सेंसेशन इज इंटैक्ट, व्हिच नर्व इज डैमेज, तो आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। अब रेडियल नर्व के बारे में बताया कि एक पेशेंट था, वो आपकी मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, और अपने थंब को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, और एबडक्ट नहीं कर पा रहा है। सेंसेशन उसकी बिल्कुल ठीक है। कौन सी नर्व डैमेज होगी? रेडियल नर्व डैमेज होती है। सीपीएस पे डेमो क्वेश्चन की, अदरवाइज द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व वाज द बेटर ऑप्शन। अगर आपने ये पूछा हुआ ना कि एक ऐसा पेशेंट है जो कि अपने मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स को एक्सटेंशन नहीं करा रही, क्योंकि जो रेडियल नर्व होती है वो एक्सटेंशन कराती है, और साथ उसका थंब भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है और एबडक्ट भी नहीं हो रहा है, लेकिन सेंसेशन इसमें नॉर्मल होती हैं जब आपकी रेडियल नर्व डैमेज होती है। क्योंकि जो आपकी जो मीडियन और अल्नर नर्व थी वो आपको सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं आपके हैंड की। इट ऑल्सो कम एज 15-year-old मेल आफ्टर इंजरी टू द लेफ्ट एल्बो रीजन, लेफ्ट एल्बो के उसके ऊपर चोट लगी है, प्रेजेंटेड विद इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द फिंगर्स एंड कैन नॉट एबडक्ट एंड एक्सटेंड द थंब बट द सेंसेशंस आर इंटैक्ट, मोस्ट लाइकली इंजरी टू बी रेडियल नर्व, ठीक है। मेन जो होगी इसके अंदर वो आपकी डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व होगी, और अगर वो नहीं दिया हो तो फिर आपने रेडियल नर्व को क्लिक करना है, जिसमें सेंसेशन तो नॉर्मल रहती हैं, लेकिन आपका मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एक्सटेंड नहीं होता है, और आपका थंब एबडक्ट नहीं होता है, आपका थंब एक्सटेंड नहीं होता है, और साथ इसमें आपकी जो सेंसेशन होती है वो नॉर्मल रहती हैं, इंटैक्ट रहती हैं। ड्यूरिंग इट्स कोर्स इन अपर लिम्ब द रेडियल नर्व लाइज इन स्पाइरल ग्रूव। अब इसमें हम कह रहे थे कि जो रेडियल नर्व होती है ना, रेडियल नर्व के अंदर बेसिकली एक 15-year-old मेल था, उसको लेफ्ट एल्बो में इंजरी हुई, और वो अपनी मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, एबडक्ट नहीं कर पा रहे, थंब को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, तो जो डैमेज होगा उसकी रेडियल नर्व डैमेज होगी। लेकिन रेडियल नर्व के अंदर आपको जो सेंसेशन होती है हैंड की वो इंटैक्ट रहती हैं। अब ड्यूरिंग इट्स कोर्स इन अपर लिम्ब द रेडियल नर्व लाइज इन स्पाइरल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। जो अपर लिम्ब के अंदर जो आपकी रेडियल नर्व का कोर्स होता है तो तब ये आपके स्पाइरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस के अंदर होती है। पेशेंट हैड ट्रॉमा टू द आर्म ड्यूरिंग गेम, नाउ द रूट ऑफ द थंब इज नम एंड कैन नॉट ओपन द फिस्ट विच नर्व इज डैमेज। अगर आप अपनी फिस्ट को ओपन नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आपकी बेसिकली जो फिंगर्स होती हैं वो एक्सटेंड नहीं हो पा रही हैं, आपके मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स आपके एक्सटेंड नहीं हो पा रहे हैं, तो जो नर्व डैमेज होगी दैट इज रेडियल नर्व, जिसमें आपकी फिस्ट ओपन नहीं होती है और की रूट ऑफ द थंब जो होती है वो आपकी नम हो जाती है। लॉस ऑफ सेंसेशन लैटरली ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड ड्यू टू इंजरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके डॉर्सम ऑफ द हैंड के ऊपर जो आपकी लैटरली लॉस ऑफ सेंसेशन होती हैं वो रेडियल नर्व की वजह से होती हैं। डॉर्सम ऑफ द हैंड के ऊपर आपकी लॉस ऑफ सेंसेशन रेडियल नर्व की वजह से होती है। इंजरी इन द रीजन ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स रिजल्ट इन स्वेयर ब्लीडिंग, मोस्ट लाइकली इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब जो स्नफ बॉक्स के अंदर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर आपकी रेडियल आर्टरी होती है, जब आपकी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से की आपको इंजरी हो और उसकी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो रेडियल आर्टरी है वो डैमेज हो गई है। उसके बाद लिखा हुआ कि डैमेज टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल लाइकली कॉज टू विद डैमेज टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल विल मोस्ट लाइकली कॉज डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मीडियल एपिकॉन्डाइल जब आपका डैमेज होता है तो आपका एडक्टर पॉलिसिस जो मसल है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। अब जो अल्नर नर्व थी वो एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई करी थी, मीडियल एपिकॉन्डाइल के डैमेज हो जाने की वजह से आपका एडक्टर पॉलिसिस मसल डैमेज हो जाता है। A boy fall and fractures his medial epicondyle of the humerus, resulting in damage to the ulnar nerve. Sensation in which area would be affected? अगर आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो रही है, एक बच्चा गिरा है, उसका मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया है, उसकी अल्नर नर्व डैमेज हो गई है, तो कौन से एरिया की सेंसेशन इफेक्ट हो जाती है? तो डिस्टल एंड द पामर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड। जो आपका मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड होता है डिस्टल और पामर, ठीक है, डिस्टल एंड पामर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड की जो सेंसरी सप्लाई होती है, सेंसेशंस होती हैं, वो इफेक्ट हो जाती हैं अल्नर नर्व की डैमेज की वजह से। इंजरी टू अल्नर नर्व बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल कॉजेज लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ मीडियल 1/3 ऑफ द पामर एंड द डॉर्सल एस्पेक्ट, ठीक है।
पामर और डॉर्सल एस्पेक्ट का जो 1/3 होता है मीडियल साइड का, वो आप उसकी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है जब आपकी मीडियल एपिकॉन्डाइल पे आपकी अल्नर्व डैमेज होती है. स्पेयरिंग द लैटरल पार्ट ऑफ द थिनार एमिनेंस विथ कॉन्स्पिक्यूअस वेस्टिंग ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड सजेस्ट अ लीजन ऑफ अल्नर नर्व. अगर आपके थिनार एमिनेंस के मसल्स बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आपके जो बाकी जो आपके स्मॉल मसल ऑफ द हैंड है उनकी वेस्टिंग हो रही है तो आपकी अल्नर नर्व डैमेज होगी, क्योंकि जो लैटरल पार्ट होता है थिनार मसल्स का उसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है. तो अगर वो स्पेयर हो गए तो इसका मतलब है कि अगर बाकी मसल्स आपके स्मॉल मसल ऑफ द हैंड अगर आपके वेस्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अल्नर नर्व डैमेज है. After an incised wound at front of the wrist, the patient was unable to perform adduction of the thumb and abduction of the little finger. Sensation of the skin of the palm were indirect. The most likely nerve injured is deep ulnar nerve. आपके जो थंब है उसकी एडक्शन नहीं होगी क्योंकि जो एडक्टर पॉलिसिस है उसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और आपकी लिटिल फिंगर की एबडक्शन नहीं हो रही क्योंकि जो एबडक्टर पॉलिसिस होता है, लिटिल एबडक्टर पॉलिसिस एबडक्टर डिजिटी मिनिमी होता है, उसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है. तो इसलिए आपका जो स्मॉल लिटिल फिंगर होगी वो एबडक्ट नहीं कर सकेगी और आपका थंब एडक्ट नहीं कर सकता है जब आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है और इसमें आपकी सेंसेशन इंटैक्ट रहती हैं. अब हम पढ़ते हैं मीडियन नर्व के बारे में. मीडियन नर्व इज थंब इज एडक्टेड एंड लैटरली रोटेटेड. विच नर्व इज डैमेज? मीडियन नर्व डैमेज जब का थंब आपका एडक्टेड होगा और लैटरली रोटेट कर गया. थंब आपका एडक्टेड हो गया, लैटरली रोटेट कर रहा है, तो जो नर्व डैमेज होगी दैट इज मीडियन नर्व. थंब की एडक्शन होती है जब आपकी मीडियन नर्व डैमेज होगी, क्योंकि जो मीडियन नर्व जो होती है वो जो एडक्शन होती है वो अल्नर नर्व से होती है. ठीक है, एबडक्शन नहीं होगी थंब की मीडियन नर्व के डैमेज की वजह से. पेशेंट कैन नॉट अपोज थंब एंड लिटिल फिंगर नर्व डैमेजेस मीडियन नर्व. जो अपोजिशन होती है आपकी थंब की और लिटिल फिंगर की, क्योंकि आपका जो ओपोनेंस पॉलिसिस होता है उसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है. जब मीडियन नर्व डैमेज होगी तो आपका पेशेंट अपोज नहीं कर सकेगा थंब और लिटिल फिंगर को. While taking blood sample at cubital fossa, which nerve is most likely to be injured? Cubital fossa पे जब हम ब्लड प्रेशर ले रहे होते हैं तो कौन सी नर्व सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकती है? आपकी मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है क्यूबिटल फोसा के लेवल पे. ब्लड प्रेशर लेते हुए क्यूबिटल फोसा में आपकी सबसे ज़्यादा जो नर्व डैमेज होती है दैट इज मीडियन नर्व. आफ्टर ट्रॉमा पेशेंट लूजेज sensory sensation on the lateral palmar aspect of the hand and unable to flex the index finger. चोट लगने के बाद पेशेंट की जो सेंसरी सेंसेशन थी लैटरल पामर सरफेस के ऊपर, ठीक है, पाम की जो लैटरल सरफेस है उसके ऊपर उसकी सेंसेशन लॉस हो गई है और अब उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो फ्लेक्स नहीं हो रही है, तो आपकी मीडियन नर्व डैमेज होगी. इंडेक्स फिंगर फ्लेक्स नहीं हो रही है और जो सेंसेशन है पाम लैटरल साइड ऑफ द पाम के ऊपर सेंसरी सेंसेशन लॉस हो गई है. A patient come with a history of the tingling sensation of the hand, inability to grip things properly on examination. There is a wasting of the thenar muscle के जब thenar eminence के मसल्स आपके वेस्ट होते हैं, पेशेंट प्रॉपर्ली ग्रिप नहीं कर पाते चीज़ों को और टिंगलिंग सेंसेशन होती है हैंड के अंदर, तो आपकी मीडियन नर्व डैमेज होती है. लॉन्ग सिनेरियो अबाउट पेशेंट कैन नॉट होल्ड बॉटल, मिक्स सेंसेशन एट थंब कि बॉटल को पकड़ नहीं पड़ता है, ग्रिप उसकी जो है खराब हो गई है, बॉटल को नहीं पकड़ पा रहा है, सेंसेशन उसकी मिक्स सेंसेशन है थंब के लेवल के ऊपर और जो फ्लेक्शन है उसकी डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब के ऊपर उसकी फ्लेक्शन लॉस हो गई है, तो मीडियन नर्व डैमेज होगी. रिगार्डिंग द कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आपका जो थिनार एमिनेंस होती है उसका लॉस हो जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम में. वन सिनेरियो ऑफ द मीडियन नर्व सप्लाई डिफेक्ट विल रिजल्ट इन हैंड कार्पल सिंड्रोम. जब आपके वन सिनेरियो दिया हुआ था जिसमें आपकी मीडियल नर्व सप्लाई का डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है. कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, wasting of the thenar eminence and loss of sensation over the thumb and index finger nerve involved is median nerve. thenar eminence के मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है, सेंसेशन आपकी थंब के ऊपर इंडेक्स फिंगर के ऊपर लॉस होगी तो आपकी मीडियन नर्व डैमेज होगी. पेशेंट प्रेजेंट विद द इंजरी, द थंब इज लैटरली रोटेटेड एंड एबडक्टेड. अगर आपका थंब लैटरली रोटेट कर जाए और एडक्ट हो जाए तो आपकी मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है. मीडियन नर्व डैमेज अबव फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, थिनार सेंसेशन आल्सो लॉस्ट. What else is lost? Opposition of the thumb. जब आप फ्लेक्सर रेटिनिकुलम से ऊपर जब आपकी मीडियन नर्व डैमेज होती है, जो थिनार सेंसेशन होती है वो भी लॉस हो जाती है और आपको जो ऑपोजिशन होती है थंब की वो भी लॉस हो जाती है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम, सेंसरी लॉस टू द लैटरल 3.5 फिंगर. ठीक है, आपकी जो लैटरल साइड की 3.5 फिंगर्स होती हैं उनका सेंसरी लॉस हो जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में. कार्पल टनल सिंड्रोम अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? मिक्सएडिमा, हाइपोथायरॉइड मिक्सएडिमा वाले पेशेंट्स के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है. मिक्सएडिमा हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है. अब दिया हुआ फर्स्ट एंड सेकंड लंब्राइकल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है और जो थर्ड एंड फोर्थ लंब्राइकल और जो सारे इंट्रोशियस मसल होते हैं उनको अल्नर नर्व की डीप ब्रांच सप्लाई करती है. जितने भी शॉर्ट मसल्स ऑफ द हैंड होते हैं वो T1 से सप्लाइड होते हैं. अल्नर नर्व का लीजन जो मीडियल मैलुलस पे होता है
वो अफेक्ट करता है आपके मीडियल टू लम्ब्राइकल्स को, जो आपके थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। जो आपका अल्नर नर्व का लीजन जब आपका मीडियल मैलुलस पे होता है, जितने भी आपके शॉर्ट मसल ऑफ द हैंड होते हैं उनको T1 सप्लाई करता है। अब विच पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस हैज ब्रांचेस दैट सप्लाई द एक्सटेंसर मसल ऑफ द आर्म। आर्म के एक्सटेंसर मसल को आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस सप्लाई करती है। अब इसमें आ जाता है जो अब इसकी रूट होती है, ट्रंक होती है, डिवीजन होती है, ठीक है। रूट ट्रंक कॉर्ड्स हमने पढ़ी थी। सबसे पहले आती हैं आपकी रूट्स कौन सी होती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस की एक होती है एंटीरियर प्राइमरी रिमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व, जिसमें C5 6 7 8 और T1 आती है। एक होता है प्री फिक्स प्लेक्सस, एक होता है पोस्ट फिक्स प्लेक्सस। जो प्री फिक्स प्लेक्सस है वो कंट्रीब्यूशन होती है बाय द C4 इज लार्ज एंड T2 इज ऑफन एब्सेंट। और जो पोस्ट फिक्स रिफ्लेक्सस होता है उसमें लैक करता है C5 को, लेकिन उसमें T2 की कंट्रीब्यूशन होती है। ट्रंक इसकी 3 ट्रंक्स होती हैं, एक सुपीरियर ट्रंक होती है, एक मिडिल ट्रंक होती है, एक इंफीरियर ट्रंक होती है। सुपीरियर ट्रंक C5 6 की होती है, जो मिडिल ट्रंक है वो C7 की होती है, और जो इंफीरियर ट्रंक है वो C8 और T1 की होती है, ठीक है। 3 ट्रंक्स हैं, सुपीरियर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक। सुपीरियर ट्रंक में C5 6 होता है, मिडिल ट्रंक के अंदर सिर्फ C7 होता है, और आपकी इंफीरियर ट्रंक के अंदर C8 और T1 होता है। उसके बाद डिवीजन आती हैं। जो हर ट्रंक होती है वो 2 तरह से डिवाइडेड होती है, एक एंटीरियर डिवीजन या वेंट्रल डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन या डॉर्सल डिवीजन। हर ट्रंक 2 में डिवाइडेड है, एंटीरियर और वेंट्रल या पोस्टीरियर या डॉर्सल डिवीजन में डिवाइडेड है। उसके बाद आती है कॉर्ड्स। रूट RTDC इसका निमोनिक होता है, रूट ट्रंक डिवीजन एंड कॉर्ड। अब जो कॉर्ड्स होती हैं उसमें आपकी एक लैटरल कॉर्ड बनती है, एक मीडियल कॉर्ड बनती है और एक पोस्टीरियर कॉर्ड बनती है, ठीक है। LMP, ठीक है। LMP से याद रखना है कि आपकी एक लैटरल कॉर्ड होती है, एक मीडियल कॉर्ड होती है, लैटरल मीडियल और एक पोस्टीरियर है। अब जो लैटरल कॉर्ड होती है उसके अंदर आपकी अपर और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन होगी। मिडिल कॉर्ड के अंदर आपके लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन होती है, और जो पोस्टीरियर कॉर्ड होती है वो तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर बनती है। पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर आपकी मिडिल ट्रंक, सुपीरियर ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक की जो होती है वो पोस्टीरियर डिवीजन मिलके बनाती है। जो लैटरल कॉर्ड है उसके अंदर आपकी एंटीरियर डिवीजन होती है अपर और मिडिल ट्रंक की, और मिडिल कॉर्ड के अंदर सिर्फ एंटीरियर डिवीजन होती है लोअर ट्रंक की। अभी यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि C5 6 मिलके आपकी जो है वो सुपीरियर ट्रंक बनाते हैं। मिडिल ट्रंक आपकी जो है वो C7 से बनती है, जो आपकी लोअर ट्रंक है वो आपकी इंफीरियर ट्रंक आपकी C8 और T1 से बनती है। अब सुपीरियर ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन होती है और जो C7 मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन मिल के आपकी लैटरल कॉर्ड बनाती हैं, और जो मीडियल कॉर्ड होती है वो आपकी लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन से उसकी मीडियल कॉर्ड बन जाती है, और तीनों की पोस्टीरियर आपस में मिलके आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड बना देती हैं। अब इसकी हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। ब्रांचेस में सबसे पहले आता है ब्रांचेस ऑफ द रूट। अब रूट की ब्रांचेस में जो रूट से ब्रांचेस निकलती हैं वो आती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है वो C5 6 7 होती है, वो सिरेटस एंटीरियर को देती है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व सिरेटस एंटीरियर को देती है, और इसकी जो रूट वैल्यू है दैट इज C5 C6 एंड C7। C5 6 7 आपके नर्व टू सिरेटस एंटीरियर होती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो रूट से निकलती है। उसके बाद डॉर्सल स्कैपुलर नर्व होती है जो C5 होती है, और वो रोम्बाइडस मसल को सप्लाई करती है। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व रोम्बाइडस को सप्लाई करती है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व टू सिरेटस एंटीरियर होती है, इसकी रूट वैल्यू C5 6 7 होती है। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व की C5 होती है। उसके बाद ट्रंक की ब्रांचेस आ जाएंगी। सुप्रा स्कैपुलर, अब जो अपर ट्रंक से ब्रांच आती है उसके बाद ये कॉर्ड की ब्रांचेस हैं। अब ट्रंक में जो अपर ट्रंक होती है ना उससे दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक निकलती है नर्व टू सबक्लेवियस मसल जो कहती है C5 6, और जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व होती है वो भी C5 6 होती है सुप्रा इंफ्रास्पाइनेटस मसल के लिए। सुप्रा स्कैपुलर नर्व आपके सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करती है। सुप्रा स्कैपुलर नर्व रूट वैल्यू C5 6 है, और नर्व टू सबक्लेवियन होती है वो भी C5 6 होती है। सबक्लेवियस होती है, नर्व टू सबक्लेवियस होती है वो भी C5 6 होती है। उसके बाद आती है लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस, मिडिल कॉर्ड की ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस। अब लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस में आती है 2LM। 2LM में क्या आ जाएगा, लैटरल पेक्टोरल नर्व आती है, लैटरल रूट आता है मीडियन नर्व का, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आती है। लैटरल कॉर्ड का जो निमोनिक है वो है 2LM। 2LM में आ जाएगा 2 L है। एक होती है लैटरल डिवीजन ऑफ द मीडियन नर्व, लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, और एक होगा लैटरल पेक्टोरल नर्व। लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। उसके बाद मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। उसके बाद आती है मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड जो लैटरल कॉर्ड थी वो C5 6 7 है। लैटरल कॉर्ड C5 6 7 है, इसमें आता है 2LM। एक आता है लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। उसके बाद जो मीडियल कॉर्ड होती है इसके अंदर आते हैं 4 M और एक U। U से आपकी अल्नर नर्व आती है, एक M से आती है आपकी मीडियल पेक्टोरल नर्व, एक से आती है आपकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, फिर होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, और फिर मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, और इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो C8 और T1 होती है।
अब जो मीडियल कॉर्ड है उससे 4mu आता है जिसकी रूट वैल्यू C81 है। इसमें आती है मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, medial pectoral nerve and ulnar nerve। उसके बाद जो posterior cord होती है इसका निमोनिक होता है 2 स्टार, ठीक है। एक होती है सब स्कैपुलर, एक अपर सब स्कैपुलर है, एक लोअर सब स्कैपुलर है, दोनों में C56 C56। एक होती है टी से आ जाएगी थोरैकोडोर्सल नर्व, ए से आती है आपकी एक्सिलरी नर्व और आर से आती है आपकी रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की रूट वैल्यू होती है C56 7 8 T1, एक्सिलरी नर्व C56 होती है, अपर सब स्कैपुलर एंड लोअर सब स्कैपुलर भी C56 होती है, और थोरैकोडोर्सल नर्व जो कि नर्व टू लेटिसमस डोर्साई होती है, जो हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व थी वो नर्व टू स्ट्रेटस एंटीरियर थी, और जो थोरैकोडोर्सल नर्व नर्व टू लेटिसमस डोर्साई है, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई थोरैकोडोर्सल नर्व की भी रूट वैल्यू होती है C678 थोरैकोडोर्सल नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। 2 स्टार में आ जाएगा अपर स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व C56 की रूट वैल्यू। टी से आ जाएगा थोरैकोडोर्सल नर्व जो कि नर्व टू लेटिसमस डोर्साई होती है जिसकी रूट वैल्यू C678 होती है। उसके बाद एक्सिलरी नर्व आती है, एसो रेडियल नर्व आती है, इसकी रूट वैल्यू होती है C56 7 8 और T1। उसके बाद इसके निमोनिक हम करते हैं, एमसीक्यूज करेंगे। जो ब्रेकल प्लेक्सस का ब्लॉक होता है, पेशेंट स्टिल फील पेन ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म व्हिच नर्व इज स्पेयर्ड। अगर आपने ब्रेकल प्लेक्सस को ब्लॉक किया, स्टिल उसको अगर पेशेंट को फोरआर्म के लैटरल एस्पेक्ट के ऊपर सेंसेशन फील हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपकी स्पेयर हो गई। जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है आपके लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म को सेंसेशन प्रोवाइड करती है। लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकल प्लेक्सस आपकी बाइसेप ब्रेकियाई को सप्लाई करती है। जो ब्रेकल प्लेक्सस की जो लैटरल कॉर्ड होती है वो आपके बाइसेप्स ब्रेकियाई को लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकल प्लेक्सस आपके बाइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई करती है। द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेकल प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन एक्सिला। एक्सिला के अंदर कॉर्ड्स होती हैं, एक्सिला के अंदर ब्रेकल प्लेक्सस की कॉर्ड्स होती हैं, एक्सिला में ब्रेकल प्लेक्सस की कॉर्ड्स होती हैं। जो लैटरल कॉर्ड थी ब्रेकल प्लेक्सस की वो बाइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई करी थी। विच नर्व अराइजेस फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ब्रेकल प्लेक्सस, ठीक है। ट्रंक से आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व आती है और ट्रंक से हमने पढ़ा था कि डोर्सल स्कैपुलर नर्व भी आती है। Which part and branch of the brachial plexus has terminal branch that supplies the skin on the medial side of the forearm, ठीक है। मीडियल कॉर्ड जो होती है ना, उससे हमें एक ऐसी नर्व मिलती है जो कि आपके हैंड के मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म की जो ना सप्लाई प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मीडियल कॉर्ड से ब्रांच आती है, टर्मिनल ब्रांच होती है जो कि सप्लाई करती है स्किन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आर्म को। हमने पढ़ा था कि जो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म होती है वो आपकी मीडियल कॉर्ड से निकलती है और वो आपको आर्म को जो है वो टर्मिनल ब्रांच होती है जो स्किन को सप्लाई करेगी मीडियल साइड ऑफ द आर्म की। मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म आपकी मीडियल कॉर्ड से आती है। अपर ब्रेकियल ट्रंक इंजरी इन्वॉल्व्स द वेंट्रल लमाई C5 and 6। जब आपके अपर ब्रेकियल ट्रंक की इंजरी होती है तो आपके वेंट्रल लमाई C5 6 आपके इन्वॉल्व होते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स इन ER फॉलोइंग द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद डैमेज टू द लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल विल बी इफेक्टिव। लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस आपके पेक्टोरालिस मेजर को सप्लाई करती है, तो आपका पेक्टोरालिस मेजर इफेक्ट हो जाता है जब आपकी लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हो जाती है। Which of the following part of the brachial plexus has branches that supply the extensor muscle of the arm। जो posterior cord होता है उसकी जो branches होती हैं वो आपके posterior cord में, क्योंकि आपकी रेडियल नर्व आती है और वो आपके एक्सटेंसर मसल ऑफ द आर्म को सप्लाई करती है। उसके बाद आती है थंब आपका एडक्टेड है, लैटरली रोटेटेड है, तो आपकी मीडियन नर्व डैमेज होगी। रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज। जब आपकी अपर ट्रंक डैमेज होती है, अपर ट्रंक की डैमेज की वजह से आपको अर्ब्स पैरालिसिस डेवलप हो जाती है। अपर ट्रंक के डैमेज की वजह से अर्ब्स पैरालिसिस डेवलप हो जाती है। आर्म आपकी हैंग करी होगी बाय साइड, इट इज एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड एंड एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड वेटर स्टिप हैंड हो जाता है। जब आपकी अपर ट्रंक डैमेज होती है तो आपको अर्ब्स पैरालिसिस हो जाती है, जिसके अंदर आपकी आर्म जो है वो हैंग करी होगी बाय द साइड, एडक्टेड होगी, मीडियली रोटेटेड होगी और एक्सटेंडेड होगी और प्रोनेटेड होगी। एक्सटेंडेड, प्रोनेटेड, मीडियली रोटेटेड वेटर स्टिप हैंड हो जाता है। जब आपकी लोअर ट्रंक की इंजरीज होती हैं तो आपको क्लम्पीज पैरालिसिस होती है जिसमें आपका क्लॉ हैंड हो जाता है और हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ब्रेकियल प्लेक्सस की लोअर ट्रंक के डैमेज होने से आपको क्लम्पीज पैरालिसिस होती है जिसमें क्लॉ हैंड हो जाता है, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। जब लॉन्ग थोरेसिक नर्व जाती है, जिसको हमने पढ़ा था कि नर्व टू सेरेटस एंटीरियर होती है, जब वो डैमेज होती है तो आपको विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है, लॉस ऑफ पुशिंग एंड बशिंग, आप पुश नहीं कर पाते हो और पंच नहीं कर पाते हो, और आर्म को जो है ना 90 डिग्री से अबव नहीं कर सकते, ओवरहेड एबडक्शन आपकी लॉस हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आर्म कैन नॉट बी रेज्ड अबव 90 डिग्री, तो आपकी ओवरहेड एबडक्शन आपकी लॉस हो जाती है जब आपकी सेरेटस एंटीरियर डैमेज होता है और नर्व टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी की वजह से होता है। उसके बाद आती है इंजरी टू द रेडियल नर्व। जब रेडियल नर्व की इंजरी होती है, अगर आपकी शाफ्ट ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे या स्पाइरल ग्रूव में अगर रेडियल ऑफ नर्व की इंजरी होगी तो आपको रिस्ट ड्रॉप डेवलप हो जाता है और आप अपने रिस्ट को और फिंगर्स को एक्सटेंड नहीं कर पाते हो। अगर तो आपका जो ह्यूमरस का जो
स्पायरल ग्रूव है मिड शाफ्ट के अंदर, अगर वहाँ पे रेडियल नर्व डैमेज हो रही है तो आपके रिस्ट है वो एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है, साथ इसमें आपकी फिंगर्स एक्सटेंड नहीं होंगी और आपका रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। अगर आपकी मीडियन नर्व की इंजरी है, कंट्रोल आपकी कोर्स मूवमेंट्स ऑफ द हैंड जो होती है ना वो आपकी मीडियन नर्व कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसको लेबरर नर्व भी कहते हैं। जो मीडियन नर्व होती है उसको हम लेबरर नर्व कहते हैं, जो आपकी कोर्स मूवमेंट ऑफ द हैंड को कंट्रोल करती है। इसमें आपको एप की तरह की डिफॉर्मिटी हो जाती है, आपके थिनार एमिनेंस के जो मसल्स होते हैं उनकी पैरालिसिस हो जाएगी, थंब आपका एडक्टेड हो जाता है, लैटरली रोटेट कर जाता है, ऑपोजिशन ऑफ थंब आपकी लॉस्ट हो जाती है और आप जो है ना वो अनएबल टू पिक अप अ पेन विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर। क्या आप क्योंकि ऑपोजिशन लॉस हो गई है तो पेशेंट जो होता है ना वो अपनी उंगली से और अपने थंब से जो है वो कोई पेन भी नहीं उठा पाता है क्योंकि उसकी ऑपोजिशन लॉस हो जाती है, कोई पेन को पिक नहीं कर पाता है विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर। अब अल्नर नर्व की जब इंजरी होती है, अल्नर नर्व को हम म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं क्योंकि आपकी ये फिंगर्स की मूवमेंट कराती है। अल्नर नर्व की जब इंजरी होगी तो आपकी फिंगर्स की मूवमेंट कराती है, इसको हम म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं। इसके डिफॉर्मिटी के अंदर आपको क्लॉ हैंड हो जाता है और आपकी जो फ्लेक्शन होती है टर्मिनल फ्लिंजेस की और रिंग फिंगर की, लिटिल फिंगर की, ठीक है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर की जो टर्मिनल फ्लिंजेस होती है उनकी फ्लेक्शन लॉस हो जाती है, ठीक है। आपको जो है ना वो क्लॉ हैंड हो जाता है, आपकी जो आपकी रिंग फिंगर है, जो आपकी मतलब मीडियल साइड की जो दो फिंगर्स हैं, एक रिंग फिंगर और एक जो आपकी लिटिल फिंगर है, इनकी फ्लेक्शन आपकी लॉस्ट हो जाती है टर्मिनल फिलेंजीज के लेवल के ऊपर और क्लॉ हैंड हो जाता है अल्नर नर्व की डैमेज से। और जो क्लॉ हैंड था वो आपका लोअर ट्रंक के डैमेज की वजह से भी हो रहा था। अब उसके बाद आता है निमोनिक दिया हुआ डॉक्टर क्यूमा। रिस्ट ड्रॉप जो होता है वो रेडियल नर्व की वजह से होता है, जो क्लॉ हैंड है वो अल्नर नर्व की वजह से होता है और मीडियन नर्व की वजह से आपको एप की तरह का हैंड हो जाता है। अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की जब इंजरी होती है तो वीक फ्लेक्शन होती है एट एल्बो एंड सुपिनेशन। आपकी सुपिनेशन वीक हो जाती है और आपकी फ्लेक्शन जो होती है वो वीक हो जाती है जब आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज होती है। अब नीचे दिया हुआ है कि जो रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है रिस्ट ड्रॉप के अंदर, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप अगर होगा तो आपकी रेडियल नर्व इन्वॉल्व है। बुलेट इंजरी एट द रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस रिजल्ट इन लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द रिस्ट एंड रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। जब आपको बुलेट इंजरी होगी रेडियल ग्रूव पे जो आपकी ह्यूमरस के अंदर होता है तो आपकी एक्सटेंशन लॉस हो जाती है और आपको जो है ना रिस्ट ड्रॉप डेवलप हो जाता है। लीजन जो आपका रेडियल ग्रूव पे होता है द ह्यूमरस कॉजेस रिस्ट ड्रॉप, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है जब आपकी ह्यूमरस के ऊपर लीजन होगा। स्पायरल ग्रूव इंजरी लीड टू द रिस्ट ड्रॉप एंड डैमेज टू द रेडियल नर्व, ठीक है। स्पायरल ग्रूव के अंदर जब इंजरी होगी तो आपको रिस्ट ड्रॉप डेवलप हो जाता है, रेडियल नर्व डैमेज होती है। विच नर्व अकम्पनी द रेडियल आर्टरी इन द रेडियल ग्रूव एट द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, जो आपकी डीप रेडियल नर्व होती है, जो डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व होती है वो अकम्पनी करती है रेडियल आर्टरी को रेडियल ग्रूव के अंदर जो आपकी शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में होता है। उसके बाद अल्नर नर्व में लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द हैंड एंड द क्लॉ ऑफ द टू मीडियल फिंगर्स इन अ डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट, व्हिच नर्व इज डैमेज, अल्नर नर्व इज डैमेज, क्योंकि आपकी मीडियल साइड ऑफ द हैंड के ऊपर सेंसेशन लॉस हो जाएंगे और आपकी जो मीडियल फिंगर्स हैं वो क्लॉ हो जाती हैं अल्नर नर्व के डैमेज की वजह से। द मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस इज अल्नर नर्व। जब आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस डैमेज होता है तो आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। 20-year-old बॉय प्रेजेंट विद अ मीडियल एपिकॉन्डाइल फ्रैक्चर, डैमेज टू व्हिच नर्व इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। अगर 20 साल के एक लड़का आपके पास आया उसका मीडियल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो गया तो जो नर्व डैमेज होगी वो आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। मीडियल एपिकॉन्डाइल के फ्रैक्चर से अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। पेशेंट कैन नॉट अपोज थंब एंड लिटिल फिंगर, ठीक है, पेशेंट जो है ना आपका अपनी लिटिल फिंगर और जो है वो थंब को अपोज नहीं कर पा रहे। अपोजिशन जो आपकी लॉस हो जाती है वो मीडियल नर्व की डैमेज की वजह से लॉस होती है। Hypothyroid lady has a loss of sensation in index and the middle finger, and what are the features related? Loss of opposition of the thumb, क्योंकि जो hypothyroidism की वजह से भी आपको carpal tunnel syndrome डेवलप होता है, इसमें आप पे myxedema डेवलप हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कि weak flexion and supination at elbow after axillary trauma nerve involves musculocutaneous, ठीक है, weak flexion और supination है, फ्लेक्शन भी आपकी वीक है और सुपिनेशन भी वीक हो जाती है एल्बो जॉइंट के ऊपर तो आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज होती है। मैस्टेक्टमी कराई, पेशेंट को विंगिंग ऑफ स्कैपुला डेवलप हो गई है तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व उसकी डैमेज हो गई होगी। सर्कमडक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन के कॉम्बिनेशन को हम सर्कमडक्शन कहते हैं। पेशेंट एंड एक्सिलरी इंजरी आफ्टर विच देयर वाज अ लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट एल्बो एंड सुपिनेशन, अगर आपकी फ्लेक्शन और सुपिनेशन एल्बो के ऊपर लॉस हो जाए तो आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज होती है। उसके बाद दिया हुआ है कि एक 32-year-old मैन था, कंस्ट्रक्शन वर्कर था, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया, उसका एक्सीडेंट हुआ था ऑन द जॉब एंड द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई एट द एल्बो हैज बीन सर्व्ड बाय द लैसरेशन एंड दैट एक्सटेंड 2 cm medially from the tendon. Which of the following structure is likely to have been injured by the medial extension of laceration? That is brachial artery. अब एक 32-year-old कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है, उसका एक्सीडेंट हुआ था जॉब पे जाते हुए, जो बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो टेंडन है एल्बो के ऊपर वो उसका कट गया है लेसरेशन से और जो एक्सटेंड करिए 2 cm मीडियली फ्रॉम द टेंडन, ठीक है, टेंडर से 2 cm मीडियली आपको जो है बाइसेप्स ब्रेकियाई के टेंडन से 2 cm मीडियली आपकी जो है वो उसकी लेसरेशन जा रही है
अब कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मीडल एक्सटेंशन से आपका डैमेज हो सकता है? ब्रेकियल आर्टरी आपकी मीडल एक्सटेंड बाइसेप्स ब्रेकियाई के टेंडन से मीडली जो होती है ना आपकी ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो अगर 2 सेंटीमीटर आपका मीडली एक्सटेंड कर रहा है लेसरेशन, तो अब ब्रेकियल आर्टरी आपकी डैमेज हो सकती है। ऑल्सो नोट दैट द 2 वेन्स रनिंग पैरेलल विद द ब्रेकियल आर्टरी इन द आर्म आर द विनायक कॉमिटेंटीज। ठीक है, जो 2 वेन्स आपकी ब्रेकियल आर्टरी के साथ उसकी रन कर रही होती है उसको कहते हैं विनायक कॉमिटेंटीज। इनोवेशन ऑफ डेल्टॉइड मसल को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। पेशेंट हैज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हिज राइट अपर लिम्ब इज हैंगिंग, उसका राइट अपर लिम्ब हैंग कर रहा है एंड देयर इज अ लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लैटरल साइड ऑफ द आर्म, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी। अगर आपका एक्सिलरी नर्व जो होती है ना आपकी डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, अगर आपका राइट अपर लिम्ब हैंग कर रहा है और साथ उसका जो लॉस ऑफ सेंसेशन उसकी लैटरल साइड ऑफ द आर्म के ऊपर, लैटरल साइड ऑफ द आर्म के ऊपर जो लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई है, तो इससे मतलब है उसकी एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई है। डैमेज ऑफ द अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस कॉजेज द वायलेंट सेपरेशन ऑफ नेक एंड शोल्डर। जब आपका अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज होता है तो आपकी जो नेक और शोल्डर होती है उसकी वायलेंट सेपरेशन हो जाती है। अ 2-year-old girl present in OPD with a history of forceps delivery. On examination, she is unable to abduct the left shoulder, a loss of active flexion of the elbow joint, inability to supinate the left arm, most probably injuries to upper brachial plexus. अगर एक 2 साल की बच्ची है ओपीडी के अंदर आई थी, उसकी जो ना वो फॉर्सेप्स डिलीवरी हुई थी, एग्जामिनेशन पे वो अपनी जो एबडक्ट नहीं कर पा रही है लेफ्ट शोल्डर को, एबडक्ट नहीं कर पा रही है लेफ्ट शोल्डर, एक्टिव फ्लेक्शन भी एल्बो के ऊपर लॉस हो गई है और साथ उसकी वो सुपिनेट भी नहीं कर पा रही लेफ्ट आर्म को। ठीक है, फ्लेक्शन लॉस हो गई है और सुपिनेट भी नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है कि उसकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज हो गई है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है वो आपकी लैटरल कॉर्ड से आती है। ठीक है, अपर ट्रंक से आपकी जो लैटरल कॉर्ड होती है ना वहाँ से आपकी आती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो इस वजह से उसकी क्या होगी, जो अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसका डैमेज हुआ जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अब अ गर्ल इज अनेबल टू कॉम हर हेयर्स एंड नर्व इंजर्ड इज स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। अगर कोई ऐसी गर्ल है जो कि अपने बालों को कंघा नहीं कर पाती है, ये कॉम नहीं कर पा रही है, तो उसकी जो नर्व डैमेज होगी वो स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आप कॉम नहीं कर पाते हो। अब जो 15 डिग्री तक जो आपकी आर्म की एबडक्शन होती है वो सुप्रास्पाइनेटस कराता है और जो नर्व होती है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है। हमने पढ़ा था कि सुप्रास्कैपुलर नर्व आपकी सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस दोनों को सप्लाई करती है। अब जो 15 से 90 डिग्री तक आपकी एबडक्शन होती है वो आपकी एक्सिलरी नर्व के थ्रू डेल्टॉइड मसल कराता है। 90 डिग्री से अबव जो होती है वो सेरेटस एंटीरियर कराता है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व के थ्रू, और ट्रेपीजियस कराते हैं जो कि जिसको एसेसरी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, एसेसरी स्पाइनल पार्ट एसेसरी नर्व का ट्रेपीजियस को सप्लाई करते हैं जो आपकी ओवरहेड एबडक्शन 90 डिग्री से अबव एबडक्शन कराता है आपकी आर्ट की। ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर आर बोथ यूज फॉर द एबडक्शन बियॉन्ड 90 डिग्रीज। ठीक है, सो इफ अ पर्सन कैन नॉट कॉम हिज हेयर or he cannot move his hand above 90 degree, any of these could have been damaged. Remember the role of serratus anterior is more than the trapezius. ठीक है, अगर तो हमारे पास एक पेशेंट है जो अपनी कॉम नहीं कर पा रहे हेयर्स को, तो सेरेटस इंटीरियर के बारे में हमने ज़्यादा सोचते हैं जिसमें आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होती है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो फिर हमने जो है वो नर्व टू ट्रेपीजियस जो कि स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व को हमने सेलेक्ट करना है, जिसमें वो अपने कॉम नहीं कर पा रही, जिस तरह से उसका ट्रेपीज डैमेज हो गया क्योंकि उसके एक्सेसरी नर्व के जो स्पाइनल पार्ट था वो डैमेज हो गया। लोकलाइज द पॉइंट ऑफ ट्रॉमा, लाइक फॉर एग्जांपल इफ द नेक ट्रॉमा और सर्जरी इज मेंशन्ड, प्रेफर ट्रेपीजियस। अगर तो ये अब यहाँ पर बात कीजिए, अगर तो किसी की नेक की सर्जरी हुई है और जो नेक का ट्रॉमा हुआ है, अगर तो गर्दन या नेक की बात बताएगी तो फिर आपने ट्रेपीजियस को सिलेक्ट करना है एंड इट्स नर्व, और उसकी नर्व जो है वो स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व है। सेम गोज फॉर द सीरेटस एंड इट्स नर्व इफ द ब्रेस्ट सर्जरी और द चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट मेंशन। अगर तो चेस्ट ट्यूब की प्लेसमेंट का या अगर ब्रेस्ट सर्जरी हुई है तो फिर हमने एक्सिलरी नर्व को सिलेक्ट लॉन्ग थोरेसिक नर्व को सिलेक्ट करना है जो कि सीरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसका बताया हुआ है कि उसके नेक का ट्रॉमा हुआ है या नेक की सर्जरी कराई है तो फिर हमने ट्रेपीजियस को सिलेक्ट करना है। A girl is unable to comb her hair, nerve injury is long thoracic nerve. अगर वो कॉम नहीं कर पा रही है तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हुई, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ना उसकी चेस्ट की सर्जरी का लिखा हुआ है ना नेक की सर्जरी का लिखा हुआ है, तो हमने लॉन्ग थोरेसिक नर्व को सिलेक्ट करना है। अब पेशेंट कैन नॉट स्क्रैच हिज बैक, मसल डैमेजेस लेटिसमस डोर्साई। अगर आप अपनी बैक को स्क्रैच नहीं कर पाते हो तो जो मसल डैमेज होता है वो लेटिसमस डोर्साई होता है। अ पर्सन हैज इंजरी टू द स्पाइनल एसेसरी नर्व, ही कैन नॉट एबडक्ट द आर्म अबव 90 डिग्री बिकॉज स्कैपुला कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। स्कैपुला जो है ना फॉरवर्ड नहीं मूव कर पा रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो उसकी आर्म की एबडक्शन नहीं हो रही है। पेशेंट कैन नॉट रोटेट स्कैपुला फॉरवर्ड विच मसल इज डैमेज। ठीक है, अगर आपकी स्कैपुला फॉरवर्ड रोटेट नहीं कर पाती, जिसमें आपकी स्कैपुला आपकी बैकवर्ड निकल जाती है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है, इसमें आपका सीरेटस एंटीरियर डैमेज होता है। विंग स्कैपुला कॉज बाय द पैरालिसिस ऑफ सीरेटस एंटीरियर। अ पर्सन इज आस्क्ड टू ब्रिंग डाउन हिज फुली एबडक्टेड आर्म स्लोली बट व्हेन ही ट्राइज हिज आर्म फेल सडनली, व्हिच मसल इज डिक्रीज्ड, सुप्रास्पाइनेटस ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, ये ड्रॉप टेस्ट होता है, एक पेशेंट का आपने फुली एबडक्ट कराई आर्म, उसको ऐसे कहते हैं आहिस्ता 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 अपनी आर्म को नीचे लेके आए। ठीक है, जब वो नीचे लेके आते तो एकदम से उसकी आर्म गिर जाती है, इसका मतलब है कि उसका सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है ना वो डिजीज्ड हो गया है।
ठीक है। ड्रॉप टेस्ट हम कराते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल के लिए जो आपकी 15 डिग्री तक आपकी एबडक्शन कराता है। उसके बाद अ मैन हैज़ डिफिकल्टी इन श्रगिंग शोल्डर्स, श्रग नहीं कर पा रहे शोल्डर्स को, मोस्ट लाइकली नर्व डैमेज आपकी एसेसरी नर्व। अगर कोई बंदा अपने शोल्डर्स को श्रग नहीं कर पाता तो उसकी एसेसरी नर्व डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो ट्रेपीजियस है वो श्रगिंग कराता है शोल्डर्स की। अ बॉय हैड अ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड आफ्टर ही कैन नॉट एबडक्ट हिज हैंड, हैंड को एबडक्ट नहीं कर पा रहे आफ्टर इनिशियल असेसमेंट ही कैन नॉट एडक्ट टिल 30 डिग्री, ठीक है। अब वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा है 30 डिग्री तक, आफ्टर विच द एबडक्शन इज स्मूथ, 30 डिग्री तक नहीं कर पाता, उसके बाद उसकी स्मूथ है। लियन इन विच ऑफ द मसल, तो सुप्रास्पाइनेटस के अंदर मसल होगा, ठीक है, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस आपकी 0 to 15 डिग्री तक कराता है। तो अगर वो 30 डिग्री तक अपने आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा है और वो नहीं कर पा रहे एबडक्शन 30 डिग्री, तो उसका सुप्रास्पाइनेटस मसल इंजर हो गया, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस को सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है और वो अप टू 15 डिग्री आपकी एबडक्शन कराता है। A nerve is injured in a neck region, neck region के अंदर नर्व इंजर हुई है, there is weakness in the raising the arm above the head, क्या आपकी ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पा रही, तो जब आपकी नर्व डैमेज होगी स्पाइनल एज पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व डैमेज होगा, क्योंकि नेक रीजन के अंदर बताया हुआ तो फिर आपकी स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व होगी। और अगर आपका चेस्ट का बताया हुआ होगा या अगर ब्रेस्ट सर्जरी का बताया होगा तो फिर हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व होगी। द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला की रोटेशन कराता है, दैट इज सीरेटस एंटीरियर, आपके स्कैपुला की रोटेशन कराता है। द लैटिस्मस डोर्साई मसल सप्लाइड बाय विच नर्व, लेटिस्मस डोर्साई को थोरैकोडोर्सल नर्व सप्लाई करती है। थोरैकोडोर्सल नर्व आपके लेटिस्मस डोर्साई मसल को सप्लाई करती है। थोरैकोडोर्सल नर्व आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही थी, नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई आपकी थोरैकोडोर्सल नर्व होती है। अब ट्रेपीजियस का जो मोटर पार्ट होता है वो स्पाइनल पार्ट ऑफ द सेंसरी नर्व होता है, और जो सेंसरी होता है वो C3 C4 से आता है। लेटिस्मस डोर्साई को थोरैकोडोर्सल नर्व सप्लाई करती है, जिसकी रूट वैल्यू हमने पढ़ी थी 3C678 होती है, ठीक है। 678 जो होती है ना वो आपकी नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई थोरैकोडोर्सल नर्व होती है। लिवेटर स्कैपुला को C3 C4 नर्व सप्लाई करती है और डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर को भी डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद दिया हुआ है कि सीरेटस एंटीरियर होता है, इसका निमोनिक लिखा हुआ है कि सॉल्ट, कि इसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है। डेल्टॉइड को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। जो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस होता है उसको पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है। जो आपका एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस होता है उसको पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है। जो लेटिस्मस डोर्साई उसको सप्लाई करती है थोरैकोडोर्सल नर्व। लेटिस्मस डोर्साई को थोरैकोडोर्सल नर्व सप्लाई करती है। डोर्सल स्कैपुलर नर्व जब डैमेज हो जाती है तो आपका रोम्बॉइड मेजर इन्वॉल्व होता है। लिवेटर स्कैपुला को C3 C4 नर्व सप्लाई करती है। अगर तो C3 से लेकर C5 तक दिया हुआ तो आपने उसको प्रेफर करना है, वैसे C3 C4 आपके लिवेटर स्कैपुला को सप्लाई करती है। जो एक्सटर्नल कार्पाई अल्नैरिस होता है उसको पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है। कैन नॉट स्क्रैच द बैक मसल डैमेजेस लेटिस्मस डोर्साई सप्लाइड बाय द थोरैसिक, अगर आप अपनी बैक को स्क्रैच नहीं कर पाते हो ना तो आपकी जो नर्व डैमेज होती है वो थोरैकोडोर्सल नर्व होती है, लेटिस्मस डोर्साई मसल डैमेज होता है। अगर कोई बंदा अपनी कॉम नहीं कर पा रहा है हेयर को तो सीरेटस एंटीरियर मसल डैमेज होता है और नर्व जो होती है वो लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है। अब लिखा हुआ लेसरेशन उसकी रिस्ट पे हुई है, विच स्ट्रक्चर्स आर लाइकली टू बी इंजर्ड, अगर रिस्ट के ऊपर लेसरेशन होती है तो आपकी अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व सबसे ज़्यादा डैमेज होती हैं। अब दो तरह से स्ट्रक्चर्स हैं, एक अच्छा अब स्ट्रक्चर्स जो पास होते हैं दो तरह से आपके रिस्ट के ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम से अब सुपरफिशियल होते हैं और कुछ होते हैं जो कि फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के डीप होते हैं। जो डीप होंगे उसका निमोनिक लिखा हुआ है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज फुली बोर्निंग, ठीक है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज फुली बोर्निंग, इसका निमोनिक दिया हुआ है। अब जब आपकी रिस्ट के ऊपर लेसरेशन होती है ना तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर इंजर होता है वो आपकी अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी आपकी डैमेज होती है। जो स्ट्रक्चर्स आपके सुपरफिशियल होते हैं फ्लेक्सर रेटिनिकुलम से, उसमें आता है आपका पाल्मैरिस लॉन्गस का टेंडन और पामर कुटेनियस ब्रांच होती है आपकी मीडियल नर्व की और अल्नर नर्व की, क्योंकि पामर कुटेनियस ब्रांच है ना तो इसलिए फ्लेक्सर रेटिनिकुलम से ऊपर होगी और अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व होती हैं। फ्लेक्सर रेटिनिकुलम से जो सुपरफिशियल जो ऊपर होती हैं वो अल्नर नर्व होती है और अल्नर आर्टरी और वेन होगी। हमारे पास अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व आपकी फ्लेक्सर रेटिनिकुलम से अबव होती हैं। और जो पामर कुटेनियस ब्रांच होती है मीडियल नर्व की और अल्नर नर्व की वो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम से सुपरफिशियल होती हैं। और जो पाल्मैरिस लॉन्गस का टेंडन है वो भी सुपरफिशियल है। उसके अलावा जो आपका मीडियल नर्व होती है वो डीप होती है। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का टेंडन है वो भी डीप है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन भी डीप होता है और बर्सा के अंदर आपके अल्नर और रेडियल बर्सा दोनों डीप होते हैं। अल्नर बर्सा रेडियल बर्सा दोनों आपके फ्लेक्सर रेटिनिकुलम से नीचे होते हैं। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन भी नीचे होता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का टेंडन भी डीप होता है और मीडियल नर्व भी डीप होती है। स्ट्रक्चर पासिंग अबव द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम इज अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी, फ्लेक्सर रेटिनिकुलम से जो अबव होंगे वो अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी होती है। अ गर्ल आफ्टर फाइट विद हर बेस्ट फ्रेंड वाज अनएबल टू एक्सटेंड ऑल हर फिंगर्स, ठीक है, उसकी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हुई उसके बाद वो अपने फिंगर्स को एक्सटेंड नहीं कर पा रही है
एंड शी नोटेड दैट शी कैन नॉट एबडक्ट हर थंब टू, वो थंब को भी एबडक्ट नहीं कर पा रही है और जो है ना एक्सटेंड भी नहीं कर पा रही है अपनी फिंगर्स को, तो जो नर्व डैमेज होगी दैट इज रेडियल नर्व की इंजरी हो गई है। स्ट्रक्चर पासिंग सुपीरियर टू द ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, आपका जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट या जो आपका फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से जो ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आपकी अल्लर नर्व आती है। डीप पाल्मर आर्च इज फॉर्म बाय रेडियल आर्टरी, जो डीप पाल्मर आर्च होती है उसको रेडियल आर्टरी से बनती है। डीप पाल्मर आर्च इज फॉर्म बाय द रेडियल आर्टरी। डीप पाल्मर आर्च जो डीप वॉलर आर्च होती है वो मेनली आपके टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी से बनती है, और जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च होती है वो मेनली आपकी अल्नर आर्टरी से बनती है। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च आपकी अल्नर आर्टरी से बनती है और जो डीप पाल्मर आर्च है वो आपकी रेडियल आर्टरी से बनती है। वुमेन हैविंग द विप्लैश इंजरी ड्यूरिंग आरटीआई, उसकी विप्लैश इंजरी हुई है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर, डैमेज हो गया उसका C5 और C6 नर्व उसकी डैमेज हो गया। शी विल बी हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी, उसकी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका C5-6 डैमेज हो गया तो आपकी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो नहीं होगी। एक पेशेंट को विप्लैश इंजरी हुई ड्यूरिंग आरटीआई, उसका C5-6 नर्व डैमेज हो गई तो उसको क्या होगा, उसकी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो लॉस हो जाएगी। रिस्ट एडक्शन इज डन बाय, रिस्ट की जो एडक्शन होती है वो आपकी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कार्पा एल्नारिस से होती है। एक्सटेंसर कार्पा एल्नारिस और जो फ्लेक्सर कार्पा एल्नारिस होते हैं ये दोनों आपकी रिस्ट की फ्लेक्शन रिस्ट की एडक्शन कराते हैं। रिस्ट की एडक्शन फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कार्पा एल्नारिस से होती है। सर्कमडक्शन की कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन आती है। रोटेशन जो होती है ना वो एटलेंटो एक्सिल जॉइंट मूवमेंट होती है। रोटेशन एटलेंटो एक्सिल, एटलस और एटलेंटो एक्सिल जॉइंट के ऊपर आपकी रोटेशन होती है। एटलेंटो एक्सिल जॉइंट की मूवमेंट जो होती है वो रोटेशन होती है। आफ्टर एन इंसाइज वुंड एट फ्रंट ऑफ द रिस्ट, आपकी फ्रंट ऑफ द रिस्ट के ऊपर एक इंसाइज वुंड था, द पेशेंट वाज अनएबल टू परफॉर्म द एडक्शन ऑफ द थंब एंड एबडक्शन ऑफ द लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर की एबडक्शन नहीं हो रही है, थंब की एडक्शन नहीं हो रही है। द सेंसेशन ऑफ द स्किन ऑफ द पाम वर इंटैक्ट, द मोस्ट लाइकली नर्व इंजरीज डीप अल्नर नर्व, ठीक है। अगर थंब की एडक्शन ना हो और लिटिल फिंगर की एबडक्शन ना हो तो आपकी जो नर्व डैमेज होती है वो डीप अल्नर नर्व डैमेज होती है। अ पेशेंट इज अनेबल टू एक्सटेंड हिज मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स, एबडक्ट एंड एक्सटेंड हिज थंब, ठीक है। ना वो एबडक्ट कर पा रहे हैं ना वो एक्सटेंड कर पा रहे हैं थंब को, और अपनी फिंगर्स को खोल भी नहीं पा रहे हैं, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, सेंसेशन उसकी बिल्कुल ठीक है, तो नर्व डैमेज होगी रेडियल नर्व। थंब इज एडक्टेड एंड लैटरली रोटेटेड, जो नर्व डैमेज होगी मीडियन नर्व, ठीक है। जब थंब आपका एडक्ट कर जाता है और लैटरली रोटेट कर जाता है, जो नर्व डैमेज होती है वो मीडियन नर्व डैमेज होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर जो मूवमेंट ऑफ थंब होती है, जो इफेक्ट होती है वो ऑपोजिशन इफेक्ट हो जाती है, पेशेंट ऑपोजिशन नहीं कर पाता है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व आपके सिरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। रिमेंबर द नर्व सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग ऑन दोज दैट हैव कम इन प्रीवियस सीपीएसपी पेपर, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा जो जीनियो हियोइड होता है इसको C1 सप्लाई करता है, ठीक है। C1 जीनियो हियोइड को करता है। प्लैटिज्मा मसल को सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व सप्लाई करती है। पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक को भी फेशियल नर्व सप्लाई करती है। मैसेरा मसल को ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच सप्लाई करती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को फेशियल नर्व का पैरासिम्पैथिक पार्ट सप्लाई करता है, और जो प्लांटर सरफेस होती है फुट की उसको पोस्टीरियर टिबियल नर्व सप्लाई करती है। जीनियो हियोइड को C1 सप्लाई करता है। प्लाटिज्मा मसल को पोस्टीरियर बेली ऑफ द प्लाटिज्मा मसल को सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व सप्लाई करती है। पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक को भी फेशियल नर्व सप्लाई करती है। मैसेटर मसल को आपकी मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को पैरासिम्पैथिक पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व सप्लाई करता है, और प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट को पोस्टीरियर टिबियल नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद आ जाएगा जो आपका स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड मसल है उसको सप्लाई करती है स्पाइनल एसेसरी नर्व। स्पाइनल एसेसरी नर्व आपके स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड मसल को भी सप्लाई करती है, और स्पाइनल एसेसरी नर्व आपकी स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व आपकी ट्रेपीजियस को भी सप्लाई करती है। तो स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड मसल इज सप्लाइड बाय द स्पाइनल एसेसरी नर्व। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को लोअर 6 थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है। समटाइम्स एन ऑप्शन इज गिवन दैट इज लास्ट 5 इंटरकॉस्टल एंड 1 सबकॉस्टल, ठीक है। लास्ट 5 इंटरकॉस्टल और एक सबकॉस्टल नर्व आपको, जो लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं वो आपके रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को सप्लाई करती है। डेट्रूसल मसल को पैरासिम्पैथिक पेल्विक नर्व्स या इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस सप्लाई करता है। वल्वा को कोडंडल नर्व करती है। लिवेटर स्कैपुला को डॉर्सल स्कैपुलर नर्व करती है। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर को ऑक्सीपिटल नर्व करती है। सुपरारीनल ग्लैंड को ग्रेटर सप्लैक्निक नर्व करती है, ऑल्सो समटाइम्स गिवन एज प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर सप्लैक्निक नर्व, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर सप्लैक्निक नर्व या फिर जो ग्रेटर सप्लैक्निक नर्व होती है वो सुपरारीनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। ड्यूरा ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा को ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग के ऊपर आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व होती है। ग्लूटियस मीडियस को सुपीरियर ग्लूटियल नर्व करती है। स्टर्नोथायरॉइड को एंसा सर्विकैलिस करता है। स्क्रोटम को इलियोइंग्वाइनल नर्व करती है। बैक के मसल को डॉर्सल रेमाई ऑफ द पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व। क्रीमेस्टाइरिक को जेनरल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमोरल नर्व। इंटरनल एनल स्फिंक्टर को हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्सिस करता है।
ठीक है। और जो इंफीरियर हाइपोग्रास्टिक प्लेक्सस था वो आपकी डेट्रूसर मसल को भी कर रहा था, और पैरासिम्पैथिक पेल्विक नर्व्स आपकी डेट्रूसर मसल को करती हैं, और इंटरनल एनल स्फिंक्टर को भी हाइपोगैस्ट्रिक नर्व करती है। क्रीमास्टाइरिक को जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, बैक के मसल्स को डॉर्सल रिमाई ऑफ द पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व, स्क्रॉटम को इलियो इंग्वाइनल नर्व करती है, स्टर्नोथायरॉइड को एंसा सर्विकालिस, ग्लूटियस मीडियस को सुपीरियर ग्लूटियन नर्व, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द को ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो मिडिल क्रेनियल फोसा की ड्यूरा होती है उसको ट्राइजेमिनल नर्व करती है, सुप्रा रीनल ग्लैंड को प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर को ऑक्सीपिटल नर्व, लिबेटर स्कैपुला को डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, वल्वा को पोडेंडल नर्व, डेट्रूसर मसल को पैरासिम्पैथिक पेल्विक नर्व, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, रेक्टस एब्डोमिनस को लोअर 6 थोरैसिक नर्व्स, ये लास्ट 5 इंटरकॉस्टल और सबकॉस्टल नर्व, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड को स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। नर्व सप्लाई एरिया बिलो द ऑर्बिट अबव द माउथ, मैक्सिलरी डिवीजन ट्राइजेमिनल, ऑर्बिट से नीचे और माउथ से ऊपर जो आपका नर्व सप्लाई का एरिया होता है वो आपकी मैक्सिलरी डिवीजन होती है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की V2, ठीक है। 5 का जो 5 क्रेनियल नर्व की जो सेकंड पार्ट होता है, जो सेकंड डिवीजन होती है, मैक्सिलरी डिवीजन होती है, वो आपके ऑर्बिट से नीचे और माउथ से ऊपर आपको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द लोअर एयरवे T3 to 4, लोअर एयरवे की जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो T3 to 4 है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की नर्व सप्लाई T7 से लेकर L1 तक होती है। इन हर्शब्राउन डिजीज देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स एंड दीज गैंग्लिया रिसीव फाइबर्स फ्रॉम विच सेगमेंट ऑफ स्पाइन। ये जो गैंग्लिया जो जिनका कंप्लीट एब्सेंट होता है, इनके जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो S2, S3, S4 से आ रहे होते हैं। A 4-day-old newborn with a distended abdomen and vomiting was diagnosed as a Hirschsprung disease in which there is a complete absence of parasympathetic ganglia in the sigmoid colon। ठीक है, हर्शस्प्रंग डिजीज है, ठीक है। 4 दिन का न्यूबॉर्न बेबी था, उसके एब्डोमेन डिस्टेंड हुआ है, वॉमिटिंग हो रही है उसको, और उसको हर्शस्प्रंग डिजीज डायग्नोज हो गई। जो गैंग्लियन सेल्स आपको मिलते हैं, रिसीव करते हैं प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स फ्रॉम विच सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड S2, S3, S4, S2, S3, S4 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से आपकी जो है प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व इनोवेशन ऑफ द मिड गट इज एट द लेवल ऑफ T8 एंड T12। जो मिड गट की इनोवेशन होती है, ऑटोनॉमिक नर्व इनोवेशन ऑफ द मिड गट इज एट लेवल ऑफ T8 से T12। और जो मिड गट की जो इनोवेशन होती है किस ऑटोनॉमिक नर्व से होती है, T8 से लेकर T12 तक।